जलते मिडिल ईस्ट में निशाने पर अमेरिकी। खामेनेई के खानदान का नामो निशान मिटा। अमेरिकी में हमला, मकसद खलीफा का बदला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिसकी भविष्यवाणी धर्म ज्ञान पर ही आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वर गिरी महाराज जी ने की थी। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल ने जैसे ही ईरान पर मिसाइलें दागी, तुरंत उस पर पलटवार करते हुए ईरान ने भी सैन्य ठिकानों पर 8 से लेकर 10 देशों पर अपनी कार्रवाई की है। और इसी बमबारी के बीच हालात अब इस कदर हो गए हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, अब वो हमें पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी के जो भयावह हालात हैं, क्या ये सच में तृतीय विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए ये युद्ध और कितने दिनों तक चलने वाला है, भारत पर इसकी क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है, भारत किसके पक्ष में खड़ा हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में इजराइल का साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। तो अमेरिका का आने वाला वक्त, आने वाला भविष्य क्या कहता है, ये सब कुछ जानेंगे आज हम स्वामी योजी से। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार, नमो नारायण कविता जी, और बहुत बहुत आपको होली की बधाइयां। मैं काशी में विश्वनाथ जी के परिसर में हूँ और यहीं से ही हमारी बात भी हो रही है, तो आपको पुनः एक बार दर्शकों को भी होली की खूब सारी बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है आपने अभी जो पॉडकास्ट हमारा जो भी रिलीज हुआ है हाल ही में, उसमें आपने साफ शब्दों में कह दिया था कि मिडिल ईस्ट में 2 लॉबी बनती हुई नजर आएंगी और एक लॉबी जो भारत के साथ रहेगी वहीं बच पाएगी और बाकी जो लोग होंगे वो आपस में ही लड़ मरेंगे। तो अभी जो हालात हैं, क्या ये आपकी कही बातों के अनुसार ही वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है अभी के हालातों की? मैं इसको बहुत ही स्पष्टता से कह दूं कि जो ग्रहों की दशाएं बनी हुई हैं, अंगारक योग चल रहा है और होलाष्टक जो है, कम से कम आप देखोगे होली जब तक होलिका दहन नहीं होता तब तक होलाष्टक योग को हम मानते हैं। साथ साथ में चंद्र ग्रहण भी जो है वो इस पूरे भूगोल पर जिस जिस जगह पर उसका दर्शन हम देखते हैं, खग्रास चंद्र ग्रहण, तो उसके विषय में मेरे कहने से नहीं, लेकिन विधि के विधान से कहिए या ज्योतिष शास्त्र से कहिए या इसका ये वैज्ञानिक प्रमाण है, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण कहिए, कि जब जब अंगारक योग होगा तब तक ये घर्षण बहुत आपको जिसको कहते हैं ना स्पष्ट दिखाई देता। और जहां पर सुलगता हुई अग्नि को हम देखते हैं कि बहुत अभी बड़ी तादाद में अग्नि नहीं है, अगर अंगारक योग के अंदर उस अग्नि में से ज्वालाएं उठे तो समझ जाना चाहिए कि भविष्य इसका और बड़ा होने वाला है और ये युद्ध आगे बहुत बड़ा भीषण रूप धारण करेगा। हालांकि अभी तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स ही हुई हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर युद्ध नहीं हुआ है, पर ये युद्ध जैसे कि ट्रंप ने वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई ना, पीस बोर्ड या जो भी कंट्रीज को मिला करके गाजा के लिए, और उसमें पाकिस्तान भी है और दूसरे देश भी हैं, इस्लामिक देश ही हैं उसमें। ये इस्लामिक देश अगर गाजा को बचाने जाते हैं और गाजा पर अगर ईरान अटैक करता है तो मुसलमान को मारेगा या अमेरिका को बचाएगा, ये उनके लिए बहुत यक्ष प्रश्न हो जाएगा। और इस तीसरे विश्व युद्ध का आप नोट कर लो, जिस दिन यूएई ऑफिशियली वॉर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यूएई पर सबकी नजर है और ईरान किसी भी तरह से यूएई को इन्वॉल्व करना चाहेगा, क्योंकि यूएई एक बहुत स्ट्रेटेजिकल कंट्री है मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट का, जिसका भारत के साथ भी अच्छा संबंध है, विश्व में अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध है, इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है और ईरान के साथ उसका संबंध खराब नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी और की नब्ज दबाते हैं तो प्राण किसी और का चला जाता है, जैसे राक्षस और तोते की कहानी है ना। तो मिडिल ईस्ट के कुछ देश जैसे बहरीन है, ओमान है, कतार है, ये एजीसीसी, जीसीसी, जहां जहां पर अमेरिका का बेस होगा वहां पर ईरान दे मारेगा। और ईरान की कैपेसिटी भी है और ईरान की कैपेबिलिटी भी है। अगर अमेरिका इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि वो इसको अफगानिस्तान या दूसरे देशों के बराबरी में ले रहा है, तो इससे सिर्फ युद्ध मिडिल ईस्ट में नहीं होगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखोगे
कई ईरानी वुल्फ अटैक्स होंगे अमेरिका के अंदर। मतलब वुल्फ अटैक किसको कहते हैं? एक ही व्यक्ति जो है अपने आप को उड़ा देगा, जिसको सुसाइड बॉम्बर्स हम कहते हैं। ये वारदातें यूरोप और अमेरिका में अब बढ़ चढ़ करके बढ़ेगी और इससे अमेरिका के अंदर अलग से दहशत, एक डर का माहौल और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, युद्ध की तरफ सक्रिय रूप से ये देश जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और समय, मैं तो मानता हूं कि ये प्रारंभ है। अभी तो कोई एक आध दिन में बहुत बड़ी युद्ध का ऐलान हो जाएगा ऐसा नहीं, पर ये युद्ध प्रारंभ हो गया। आप अंगारक योग बता चुके हैं। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, अभी चंद्र ग्रहण भी अभी बाकी है, होलाष्टक अभी चल रहा है, और ऐसे समय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको जो ये ऐलान जंग मिडिल ईस्ट में हो चुका है, क्योंकि देश इसमें गिर गए हैं युद्ध में, तो कब तक आपको लगता है कि अभी हमें विध्वंस वाली तस्वीर रोज हमें कब तक देखने को मिल सकती है? इसमें स्ट्रेटेजिकल पोजीशन जो है भारत की भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे और इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हम किसी भी जिसको कहते हैं ना रेडिकल इस्लाम के विरुद्ध ही थे, विरुद्ध ही हैं और विरुद्ध ही रहेंगे। भारत एक सनातन राष्ट्र है और उसको सनातन के हित में निर्णय लेना हो। पहले की सरकारें, जो यूपीए सरकारें होती थी, वो मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को हित में रख के ध्यान लेती थी। हमें हमारी सीमाओं का, हमारे अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और जो हमारे हित में हो वो सब करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो दो सरकारों के बीच में समझौता है इजराइल और भारत का, उसको देखते हुए इजराइल और भारत की जो ये युति है वो पाकिस्तान के लिए भी तकलीफ वाली बनेगी, जो पाकिस्तान अगर इस युद्ध में थोड़ा भी इन्वॉल्व होता है। साथ में सऊदी अरेबिया भले अभी लग रहा है कि हमारे शत्रु राष्ट्रों में नहीं है, लेकिन एक समय आने पर सऊदी अरेबिया को निर्णय करना पड़ेगा कि या तो वो पाकिस्तान के साथ रह सकता है या भारत के साथ रहे। हालांकि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद भी अपने आप में क्वेश्चनेबल है, वो उस समय तक टिक भी पाएगा एज अ राष्ट्र, एज अ नेशन, डाउटफुल है। तो उसमें से अलग अलग फिरके निकलेंगे। अफगानिस्तान अलग होगा, ईरान है, इराक है, मिडिल ईस्ट के जो आपको ये सारे जीसीसी, एजीसी कंट्री दिख रहे हैं, कुल मिलाकर 56 देश, 57 देश आईओसी के हैं। फिर 21 कंट्रीज का जो बोर्ड यूएसए ने बनाया है, चाइना की पॉलिसी, रशिया की पॉलिसी। मैंने एक चीज और कही थी कि ये युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं है, ये युद्ध ईसाइयत और इस्लाम का है। ये युद्ध क्रूसेड है, ये युद्ध धर्म युद्ध है और इसमें जो भी ईसाई हैं वो मुसलमानों को मारेंगे। भारत का उसमें कोई विशेष लेन देन नहीं बनता, भारत का कोई बड़ा रोल भी नहीं स्टार्टिंग में। तो जब एक निर्णायक मोड़ पर ये युद्ध आएगी, लड़ने दो उनको आपस में, हमें हमारा क्या लेना। हम अपने राष्ट्र की सोचेंगे, हमें अपने धर्म की सोचनी है। हाँ, देश के अंदर हमारे जितने सनातनी मुसलमान हैं उनके विषय में सोच सकते हैं और सनातनी मुसलमानों को इस देश का सोच। दैट्स इट। पॉलिटिकल क्लियरिटी होनी चाहिए, एक निष्ठ सरकार होनी चाहिए और एक निष्ठ निर्णय होना चाहिए। भारत का आगे चल करके बहुत क्रूशियल रोल है इस लड़ाई में। देखिए, आप कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसमें ज़्यादा रोल नहीं देखने को मिलेगा भारत का, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इसी में सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही पीएम मोदी इजराइल से जैसे वो लौटे, तो तुरंत ही असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आप देखेंगे कि मोदी जी के लौटते ही इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर देगा। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर इसको लेकर कुछ न कुछ जवाब देने पर जोर दे रही है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, सरकार का घेराव भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच देखिए ना, एक तरफ रूस है जिसका साफ कहना है कि आखिरकार अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है। दूसरी तरफ जिन जिन देशों पे ईरान ने हमले किए हैं, उन देशों के साथ भी भारत की अच्छी मित्रता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मिडिल ईस्ट में जो ये जंग छिड़ चुकी है, क्या इस जंग में भारत का भी कुछ बड़ा नुकसान होगा? क्या भारत को भी इसमें धकेलने की कोशिश की जाएगी? ईरान एक शिया देश है। सबसे पहले इस्लाम तो नाम शब्द बोल दो, इस्लाम के दो फिरके, शिया और सुन्नी। अगर ओवैसी को अभी 6वीं ग्रंथि उसकी जागृत हो गई, अभी उसको ज्ञान आ गया है और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर लेता, तो एक पॉडकास्ट आप कर लीजिए कि आगे क्या होता है। जो भी सुन्नी मुसलमान है उनको कभी शिया पसंद नहीं आए। शियाओं के साथ उसकी दुश्मनी जन्मों जन्मांतर की रही है। वो पैगंबर मोहम्मद के जमाने से अली को किसने मारा? सुन्नियों ने मारा है ना, नमाजियों ने मारा है और एक धार्मिक जगह पे। तो ये भारत का इसमें रोल नहीं बनता है। ईरान एक शिया राष्ट्र है
और कोई भी सुन्नी राष्ट्र ईरान को जिंदा देखना नहीं चाहेगा। भारत की कोई भी दुश्मनी ईरान के साथ नहीं है, और मैं स्पष्ट कहूं, ईरान की भी हमसे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी अगर है तो पहले शिया और सुन्नी मुसलमानों की आपस में होगी, और ईरान भी अगर पहले कहीं अटैक करेगा तो सुन्नी इलाकों पर ही करेगा। कोई भी मुसलमान अगर वो खुद को कहता है कि इस्लाम के पीछे चलने वाला है, तो मुझे बताओ ना, रमजान का पावन महीना चल रहा है, सारे 56 के 56 देश खड़े हो जाए ना ईरान के साथ, क्यों खड़े नहीं होते? कौन रोक रहा है उनको? देश की आरएसएस रोक रही है क्या? लेकिन वो कभी भी शियाओं को किसी भी दुनिया के इलाके में जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ये लड़ाई शिया और सुन्नी की है, उसके बाद इसमें क्रिश्चियनिटी आएगी। ये विश्व का आप थोड़ा सा दर्शन और अपना ज्ञान थोड़ा विस्तृत रखें कि युद्ध पहले शिया और सुन्नियों का है। तो जो सुन्नी इलाका सऊदीया में है या मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में, वहां पर ईरान लड़ाई करेगा ही करेगा। शिया सुन्नी की इसी लड़ाई में क्या लगता है कि अमेरिका का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्योंकि इस वक्त जवाबी कार्रवाई में ईरान, आपके कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, दुबई, यहाँ अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने थे उन पर हमले कर रहा है। देखो, एक बात हम समझते हैं बहुत ईमानदारी से कि अमेरिका डेवलप्ड नेशन, अमेरिका के पास बहुत ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्रों की उसकी इंडस्ट्री है, और ईरान पिछले कई सालों के साथ, मतलब जिसको बोलते हैं, उस पर रोक लगी हुई है, एम्बार्गो लगा हुआ है। ईरान के पास जंग का हथियार नहीं है, और उसका हौसला बुलंद है। अमेरिका के पास हथियार है लेकिन हौसला नहीं है, हौसला ईरानियों के पास। लेकिन ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। इसमें अंततः नुकसान किसका होगा? मुझे याद आ रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई में, जब मुगलों का सरदार अपने राजा से पूछता है, बादशाह से, कि ये केसरिया पगड़ी पहने हुए हमारे भी सैनिक हैं और राजपूतों भी सैनिक हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी सेना कौन सी है और वहां की सेना कौन सी है? तो ये जवाब इतिहास का जवाब है, याद रख के सुन लेना। मुगल बादशाह कहता है कि पगड़ी केसरिया यहाँ की कटे कि वहां की कटे, तुम्हें बस खुश होना चाहिए कि एक काफर मर गया दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि चाहे मुसलमान ईरान से मरे या सऊदीया से मरे, अमेरिका खुश है कि कहीं से भी मुसलमान मर रहा है। ये मुसलमानों को सोचना है कि वो अपना बाप किसको बना रहे हैं। मरेंगे दोनों तरफ से मुसलमान ही। तो देखिए, आप हमेशा 1000 दिनों की बर्बादी वाली भविष्यवाणी भी करते हो, और अभी भी आपने कहा है कि ये एक प्रारंभ है विनाश का। तो क्या हम ये समझें कि जी बिल्कुल, गुरु की वक्री चाल, अभी जो योग बने हुए हैं, और फिर 19 मार्च के बाद जो नए राजा मंत्री, यानी कि मंगल के मंत्रालय में गुरु बृहस्पति राजा, तो क्या यहीं से हम ये समझे कि तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है? मैं इसको डरावना नहीं समझता हूँ, परिवर्तन जीवन का नियम है। देखो, जहां पर गंदगी बढ़ेगी, सफाई की व्यवस्था भी ऊपर वाला कर लेता है। जो इस्लाम की आड़ में, जो जिहादी मानसिकता की आड़ में इस्लाम ने यूरोप और अमेरिका में गंद मचा रखी है, उसमें भारत के मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों का हो सकता है। तो जिन्होंने गंद मचा रखी है, समय आ गया कर्म का सिद्धांत, ये सनातन का सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो सिद्धांत आएगा। आप उसको युद्ध से जोड़ो, विश्व युद्ध से जोड़ो, थर्ड वर्ल्ड वॉर से जोड़ो, सफाई तो परमात्मा करने वाले, और सफाई होकर के ही रहेगी। अधर्म की हमेशा से हार हुई है, धर्म की हमेशा से जय हुई है, और ये धर्म की लड़ाई, मैंने कहा ना, ये धर्म की लड़ाई है। बिल्कुल, आपने कहा धर्म की लड़ाई और सफाई होकर ही रहेगी, और अब अभी से नहीं बल्कि एक लंबे समय से बोल रहे हैं, और आज आपकी कही बातों की वही तस्वीर हम लोगों के सामने है। बस जाते जाते आपसे बात करने वाली हूँ, अब साल में लगने वाला जो प्रथम चंद्र ग्रहण है, जो इस बार 3 मार्च को लगने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, इसलिए लोग आपसे जानना चाहते हैं इस बार का चंद्र ग्रहण खास क्यों है? क्या इस बार हमें दिखेगा इसलिए खास है? मैंने कविता जी दोनों डिटेल के अंदर वीडियो अपने स्वामी योग चैनल पर भी डाले हैं, जिसमें एक जो चंद्र ग्रहण की साधना से लगती हुई जितनी साधना है उसके विषय में बताया है। अंगारक योग है या अन्य जो भी वस्तुएं, वो दूसरे वीडियो में भी उसको दी हुई है रेड अलर्ट करके। पर हाँ, आपके साथ भी अगर कहीं जुड़े हुए और भी दर्शक है, तो मैं कहूंगा कि इस समय का सदुपयोग करें। गुरु मंत्र अगर है तो गुरु मंत्र की ज्यादा से ज्यादा साधना करें, गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र की साधना करें, कुछ भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, नहीं तो कोई नाम जैसे राम राम है या कोई भी भगवान की जो आपकी
स्वरूप हैं जिससे आपकी प्रीत है उसका नाम सुमन रख सकते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ऊर्जा जो है पॉजिटिव देगी और जीवन में आने वाला कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक फोर्स है उसको तो ग्रहण हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा वो साइंटिफिक है और उसी का ही मैं कहता हूँ कि पुण्य देने के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि मैं यहाँ काशी में हूँ और ग्रहण के समय भी मैं यहीं काशी में ही रहूंगा। तो इस दौरान क्या सावधानी एक आम जनमानस को बरतनी चाहिए? क्योंकि मैंने जैसे बताया अंगारक योग भी चल रहा है और तीनों जो चीजें मिक्सअप हैं तो जितना हो सके अपनी साधना मौन में रखें और जितनी हो सके हम उलूल जुलूल बातों में न जाएं क्योंकि अंगारक योग है तो टेम्परामेंट है तो साथ साथ में राहु और मंगल से जो ज्यादा बाधित हैं अथवा तो चंद्र जिनका वीक है कुल मिलाकर के जैसे नवग्रह का मंत्र की भी साधना की जा सकती है, नवग्रह का स्तोत्र वगैरह का पाठ करें, जितना हो सके उलूल जुलूल बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पब्लिकली भी और पर्सनली भी, परिवार के अंदर भी। जितना समय साधना में देंगे वो अच्छा है। तो ये समय ग्रहण का भी निकल जाएगा, होलाष्टक का भी निकल जाएगा और अंगारक योग 3 अप्रैल तक के बाद हनुमान जयंती है तो आप हनुमान जी की साधना में भी लग जाओगे तो अच्छा है, लेकिन ये साधना का समय है। ये विश्व के लिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इस प्रार्थना का समय है। हम तो चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, परंतु साथ साथ में ये भी चाहेंगे धर्म। जी बिल्कुल। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।